हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कारम। आज एक नई चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड द मैनकाइंड। और यह चैप्टर को लिखते हैं bertrand आर्थर विलियम रसेल। यह एक ब्रिटिश फिलोसोफर है, हिस्टोरियंस, मैथमेटिशियन, एडवोकेट, पैसिफिस्ट एंड प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट है। अगर आपको रसेल के बारे में और इनकी राइटिंग को समझना है तो आपको एक फिलोसफिकल, historical and a rationalist knowledge की जरूरत होने वाली है। So before we have any kinds of understanding about this chapter, let us discuss about the topic itself। तो टॉपिक को समझते हैं, ideas that have helped the mankind। विलियम रसेल वो आइडियाज के बारे में बात करते हैं जो इनोवेटिव हो, जो थॉटफुल हो, ऐसी आइडियाज जो पूरी इंटायर ह्यूमन रेस को हेल्प करता हो। तो इंटायर चैप्टर को समझाने से पहले आर्थर विलियम रसेल हमसे कुछ सवाल करते हैं और वो सवाल के माध्यम से दे ट्राई टू अंडरस्टैंड अस इंटायर चैप्टर। तो पहली सवाल इस तरीके से है, आर द मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस। और इस तरीके से कुछ सवाल और है, जैसे और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल, और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, or when they enjoy a greater diversity of experience, or when they come to know more. Another question, the when they become more friendly to one another। और ये सारे सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से फिलोसफिकल, हाइपोथेटिकल एंड द रेशनलिस्ट वे में विलियम रसेल हमें समझाना चाहते हैं। तो चलो एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर करते हुए विलियम रसेल बताते हैं कि आर द मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस। एक सवाल है कि क्या मैनकाइंड को इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी पॉपुलेशन को इंक्रीज होने में, हमारे नंबर को इंक्रीज होने में। रसेल बताते हैं कि देयर इज नो डाउट, वहाँ पे कोई शंका ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन को इंक्रीज होने में आइडियाज़ का रोल रहा हो। मतलब आइडियाज़ का रोल हमारी पॉपुलेशन को इंक्रीज होने में काफ़ी रही है। बताते हैं स्टार्टिंग में जब हमारी इन्फेंसी टाइम थी, शुरुआत के समय में होमो सैपियंस वाज इन अ रेयर स्पीसीज। हम सब संख्या में कम थे, सबसिस्टिंग जिंदगी जी रहे थे जंगलों में, केव्स में। और देयर वाज द फियर ऑफ लाइफ, वी वेयर इन द फियर टेरिफाइड। वाइल्ड एनिमल से हम सब डर डर कर जी रहे थे जंगलों में और केव्स में। We were also struggling to get proper nourishment। हमारे पास खाने के लिए भी उतनी साधन नहीं थी जितनी आज है। We were really struggling, बहुत मुश्किल होती थी हमें खाने ढूंढने में। We were really relied on wild hunting या gathering of the foods। फल फूल जंगलों से इकट्ठा करना ही हमारी न्यूरिशमेंट का मेन सोर्स हुआ करती थी। बायोलॉजिकली वी वेर इन एडवांटेज पोजीशन। ग्रेजुअली धीरे धीरे हम सब एडवांटेजियस पोजीशन में आए, क्योंकि हमने नॉलेज को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र किया। एक जनरेशन की नॉलेज दूसरे जनरेशन को सिखाते गए और वी बिकम मोर नॉलेजेबल, और हम सब एडवांटेजियस ग्रुप में शामिल हो गए। आगे बताते हैं विलियम रसेल कि जब हम सब इन्फेंसी के टाइम पीरियड में थे, जब हम सब जंगलों में रहा करते होंगे, जब हमारे पास आइडियाज़ नहीं था, नॉलेज नहीं था, कपड़े नहीं थी, घर नहीं थी, तो हमारी सर्वाइवल कितनी मुश्किल होती होगी। क्योंकि जंगलों का एक रूल्स है कि जो जितना तेज भागेगा उसकी सर्वाइवल रेट उतना ही ज़्यादा होता है। वाटर का रूल्स है, अ बिग फिश इट्स स्मॉल फिशेस। बड़े मछलियाँ छोटे मछलियों को खाते हैं। और हम में एक रूल्स है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जॉन डार्विन बताते हैं कि जो जितना स्मार्ट है, जो जितना कैपेबल है, वही सर्वाइव कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में तो हमारे पास इतनी भी एजिलिटी नहीं थी, हमारे में इतने मूवमेंट नहीं था जितने मंकी के पास होते हैं, या फिर हमारे हायर सूट भी नहीं था। जैसे हायर सूट का मतलब अ हेयर ऑन द स्किन, हमारे पास बाल भी नहीं थे स्किन्स पे। अगर मैं बात करूं पोलर रीजन में, अगर बियर को, भालू को जानते हो, पोलर बियर को, तो उनकी बॉडी पे लंबे लंबे बाल होते हैं जिससे वो कोल्ड को मैनेज कर पाते हैं, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं था।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सर्वाइवल कैसी होती होगी। वी वे रियली स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। तो इस तरीके से बताते हैं कि धीरे धीरे हमने आइडिया का जनरेशन किया और ये आइडिया को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र किया और हम सब एक नॉलेजेबल पर्सन बन गए। धीरे धीरे जब हमारी नॉलेज इंक्रीज हुई, हमने घर बनाना शुरू किया। वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द हाउस एंड मैनी प्लेजर्स थिंग्स। ये सारी आइडियाज़ को इसलिए तो नहीं बनाया गया होगा कि पॉपुलेशन को इंक्रीज करनी है, पर आफ्टर ऑल इसका इम्पैक्ट तो वही पड़ी, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। और रसेल बोलते हैं कि एक अच्छी बात है और इसे एंजॉय करनी चाहिए। वी मस्ट रिजॉइस दिस मोमेंट। अनदर क्वेश्चन को डील करते हुए बताते हैं, व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल। सो अब विलियम रसेल बताते हैं कि नाउ वी आर लेस लाइक एनिमल। तीन कंडीशन आते हैं, आप समझो। एक होता है मोर लाइक एनिमल, दैट मीन्स हम सब एनिमल से भी ज़्यादा एनिमल है, मतलब एनिमल की प्रवृत्ति हम में एनिमल से भी ज़्यादा है। या फिर एक होता है जस्ट लाइक एनिमल, जैसे कि हम एनिमल के जैसा ही है। और लेस लाइक एनिमल मतलब हम एनिमल के जैसा नहीं है, हम इवोल्व कर चुके हैं, हम डेवलप कर चुके हैं, हमारे पास नॉलेज है, मॉरलिटी है, रैशनलिटी है। लेकिन एनिमल्स के पास ऐसा नहीं होता है। इन दिस रिगार्ड हम सब एनिमल जैसा नहीं है। स्टार्टिंग के पीरियड में अगर बात करो, इन्फेंसी की टाइम पे, जब होमो सैपियंस अपनी ज़िंदगी का शुरुआत कर रहा होगा, तो उस समय एनिमल्स और ह्यूमन दोनों जंगलों में ही रहा करते होंगे, दोनों केव्स में ही रहा करते होंगे, दोनों हंटिंग पे ही भरोसा करते होंगे। हमारे पास सबसिस्टिंग एग्रीकल्चर भी नहीं थी, तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही था जैसे एक जानवर जी रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे पास नॉलेज बढ़ता गया, अब हमारे पास नॉलेज है, आइडियाज़ है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, स्किल है। अब हम सब जानवरों जैसा नहीं है, हम सब जस्ट लाइक एनिमल नहीं है, हम सब लेस लाइक एनिमल है। और रसेल एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग नाउ गेन द नॉलेज, और हम सब एनिमल जैसा नहीं है। इसको समझाते हुए बोलते हैं कि हम एनिमल जैसा क्यों नहीं है। बताते हैं, दो रिस्पेक्ट में बताते हैं। पहला बताते हैं कॉन्जेंटल नॉलेज के बेसिस पे। जब एनिमल्स का बर्थ होते हैं, फ्रॉम द बर्थ, बाय बर्थ, एनिमल के पास कॉन्जेंटल नॉलेज होते हैं, बाय बर्थ कुछ ना कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ नॉलेज होते हैं। ज़्यादातर एनिमल कॉन्जेनिटल नॉलेज पे ही भरोसा करते हैं, बट ह्यूमन बीइंग एक्वायर्ड नॉलेज पे भरोसा करते हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई एनिमल अपने बच्चे को स्विमिंग सिखा रहा हो, या कोई बर्ड्स अपने बच्चे को घोंसला यानी नेट बनाने को सिखा रहा हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें खुद ब खुद वो सीखते हैं बाई बर्थ। लेकिन हम हर एक स्किल्स, हर एक नॉलेज सीखते हैं और एक्वायर्ड नॉलेज है। तो ये रिस्पेक्ट में तो हम एनिमल से बेहतर ही है, हमने अपने नॉलेज को एनहांस किया है। और दूसरे रिस्पेक्ट में बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग डोमिनेट्स इम्पल्स, जो कि एनिमल्स के पास ऐसा बिहेवियर नहीं होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं इम्पल्स का, मान के चलो आपने फास्टिंग किया हो और आपको भूख काफ़ी लगी हुई हो, फिर भी आप खाना ना खाकर अपने फास्टिंग पे ध्यान देते हो, क्योंकि वी हैव कंट्रोल द इम्पल्स, वी हैव कंट्रोल्ड आवर डिज़ायर। लेकिन एनिमल्स के पास ऐसी क्वालिटी नहीं होती है। अगर एनिमल को भूख लगा तो ये फ़र्क नहीं पड़ता सामने कौन है, बस वो खा लिया जाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास एंगर पे कंट्रोल करने का एडवांटेजियस आइडियाज़ है, हमें इम्पल्स पे कंट्रोल करने का एबिलिटी है। और इस तरीके से इन दिस रिगार्ड हम सब एनिमल जैसा नहीं है। वी हैव इवॉल्व्ड, वी हैव प्रोग्रेस्ड फ्रॉम द एनिमल्स। तो ये एक अच्छी बात रसेल बताते हैं। अगले सवाल को डील करते हैं, व्हेन दे बिकम मोर हैप्पियर। अब इस रिगार्ड में विलियम रसेल कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि हम खुश हैं, हैप्पी है, इसका आइडियाज़ का इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ह्यूमन बीइंग पे, हमारी हैप्पीनेस पे। और इसके लिए कुछ सवाल को डिस्कस करते हैं।
अगर आप जानना चाहो तो ये चैप्टर को लिखा है विलियम रसेल, जो एक ब्रिटिश फिलोसफर है। ये कहानी कंप्लीटली ब्रिटिश कम्युनिटी, ब्रिटिश इन्वायरमेंट पे बेस्ड है। अगर आप देखो तो इंग्लैंड में मोस्ट ऑफ द टाइम स्नो से ढके होते हैं एरिया, और पंछियों को खाने के लिए ज़्यादा कुछ भोजन होते नहीं। सो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स डाई ड्यूरिंग द विंटर। बट डू यू थिंक एवर द बर्ड्स बोदर अबाउट इट, और वो अपनी टाइम वेस्ट करते हैं ये फिक्र करने में कि उनकी प्रजाति विंटर में मर गए हो? जब समर आते हैं तो समर को एंजॉय करते हैं। कभी लास्ट प्रीवियस विंटर को कभी भी वो दुख में या फिर वरी में नहीं बिताते हैं, वो समर को एंजॉय करते हैं। पर व्हाट अबाउट द ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग अगर कुछ संख्या में डेथ हो जाए फ्लड से, कोई डिजास्टर से, या भी प्लेन क्रैश में, पर हम क्या करते हैं, उसके बारे में लॉ बनाते हैं, उस पर डिस्कशन होती है, एफआईआर प्रेजेंट करते हैं, दर्ज करते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं। एक तो डिजास्टर हमारे साथ हो जाती है, अनदर डिजास्टर उसके बाद स्टार्ट होते हैं। वी स्टार्ट वरिंग अबाउट इट, वी स्टार्ट केयरिंग अबाउट इट, वी स्टार्ट फंडिंग, और बहुत सारी समस्या उसके बाद शुरू होती है। इस मामले में आप अंदाजा लगा सकते हो कि सबसे ज़्यादा खुश कौन सा रहता होगा? ऑब्वियसली एनिमल्स, क्योंकि कई बार हमारी नॉलेज हमें परेशान भी करती है। आप थोड़ा अंदाज़ा लगाओ कि अगर बहुत सारे ट्रीज़ का डिफॉरेस्टेशन हो रहा हो तो सबसे ज़्यादा फिक्र किसे होने वाले हैं? अवेयर पर्सन को और नॉन अवेयर पर्सन को, लिटरेट पर्सन को और इलिटरेट पर्सन को। ऑब्वियसली जो पर्सन कम्युनिटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अवेयर है, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ की कटाई से, या तो फिर वाटर लीकिंग, टैप लीकिंग, जो पानी नल खुला रहता है, उससे ज़्यादा फिक्र अवेयर पर्सन को ही होते हैं। तो इस रिगार्ड्स में मानी जाती है कि हम सब थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, क्योंकि हम सब ज़्यादा फिक्र करने लगे हैं, तो हम तो ज़्यादा खुश नहीं हैं। विलियम रसेल और बताते हैं अपने रिलेटिव्स के बारे में कि हिज एक्वेटेंस रिलेटिव्स सिक्योर्ड हैंडसम सैलरी, उनके पास अच्छे खासे सैलरी है, सिक्योर्ड सैलरी है, फिर भी वो उतना खुश नहीं है जितना माइस है, घर के चूहे हैं। अगर घर के चूहे के पास एक छोटे से ब्रेड के टुकड़ा भी पड़ा हो और अगर वो भूखा हो तो कल के लिए वो ना सोचकर आज अपने भूख को मिटाते हैं। बट व्हाट अबाउट द ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग थिंक अबाउट द फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखते हैं। फ्यूचर को ब्यूटीफाई करने के लिए ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट को बर्बाद करते हैं, प्रेजेंट के लिए फिक्र करते हैं, और इस कंडीशन में ना तो हमारे फ्यूचर बेटर हो पाते हैं, ना ही हमारे प्रेजेंट बेटर रहते हैं। तो इस रिगार्ड में हम सब थोड़ा एनिमल से पीछे रह गए हैं। और विलियम रसेल बोलते हैं कि ही इज कन्विंस्ड दैट वी हैव नॉट प्रोग्रेस्ड एट ऑल इन दिस रिस्पेक्ट। अगले सवाल को डिस्कस करते हुए विलियम रसेल बताते हैं, when they enjoy a greater diversity of experience, ह्यूमन बीइंग के पास बहुत वैरायटी है, एक्सपीरियंस है एंजॉय करने के लिए। ये टॉपिक को समझाने के लिए आर्थर विलियम रसेल एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल स्टोरी सुनाते हैं। इसको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बस आप इतना समझो कि एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है। बोलते हैं कि सम लायन वर टेकन टू अ मूवी, कुछ लायंस को मूवी देखने के लिए ले जाया जाता है थिएटर में, और उसको उनके ही डिप्रिसिएशन और डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाता है। लायंस के डिस्ट्रक्शन के बारे में ही बताया जाता है कि कैसे लायंस मरे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, शिकार किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एनिमल्स पे मूवी का कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या वो इंजॉय करेगा? क्या वो दुखी मनाएगा? नॉट एट ऑल, बिकॉज एनिमल डू नॉट अंडरस्टैंड मूवी। एनिमल्स कभी मूवी समझ ही नहीं सकता। लेकिन व्हाट अबाउट द ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग एंजॉय अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक म्यूजिक, पोएट्री, साइंस, फुटबॉल, बेसबॉल, अल्कोहल,
क्या ये सब एनिमल्स को प्लेजर दे सकता? कभी म्यूजिक सुनकर, पोएट्री सुनकर, गाकर, या फिर साइंस, फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, जो भी चीजें मौजूद हो, अल्कोहल, क्या ये सब चीजें एनिमल्स को प्लेजर दे सकता, एनिमल को खुशी करता, दे सकता? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज इट इज द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये सारे चीजें इंटरटेनमेंट का सोर्स, प्लेजर का चीज है, इंजॉयमेंट का चीज है, ह्यूमन बीइंग ने अपने इंटेलिजेंस से बनाया है। And this intelligence has enabled us to get a great variety of enjoyment. और ये इंटेलिजेंस ने ही हमें इतनी सारी ग्रेट वेरिएशन ऑफ एंजॉयमेंट को क्रिएट करने में मदद किया है। आगे बात करते हैं, बट ये जो एंजॉयमेंट है इसका कुछ हमें कीमत चुकाने पड़ रहे हैं, और वो कीमत वो है कि हम सब अब लाइबिलिटी है वॉर का। अब हम बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत जल्दी उब जाते हैं, क्योंकि हमारे इंटरटेनमेंट की लेवल इतनी इंक्रीज हो चुकी है कि वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट दोज प्लेजर्स। बिना म्यूजिक का, बिना पोइट्री, बिना साइंस, बिना क्रिकेट, बिना फुटबॉल, बिना बेसबॉल का जीना हमारे लिए मुश्किल हो रही है। अगले सवाल को डिस्कस, तो ये इस रिस्पेक्ट में भी विलियम रसेल बोलते हैं कि वी हैव नॉट प्रोग्रेस्ड एट ऑल। अगले सवाल को डिस्कस करते हैं, व्हेन दे कम टू नो मोर। दे मतलब ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन बीइंग पे आइडियाज का इस रिस्पेक्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ा? बोलते हैं आर्थर रसेल कि वी हैव नीदर number, not the multiplicity of the pleasure make the glory of a man। ग्लोरी का मतलब प्रशंसा होता है, गर्व करना। तो ह्यूमन बीइंग किस चीज पे गर्व करे? क्या ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया इसलिए इस बात पे गर्व करूं, या फिर प्लेजर की चीजें मल्टीप्लाई होता गया, इंक्रीज होता गया, इस पे फक्र करूं, इस पे ग्लोरी करूं? ऑब्वियसली नॉट। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, इसमें इंसानों की क्या फक्र की बात है? लेकिन हाँ, अगर हम इंटेलिजेंट हुए हैं, अगर हमें मोरल क्वालिटी इंक्रीज हुई है, तो हाँ, इस पे फक्र करने की बात है। लेकिन विलियम रसेल इस पे भी डाउट करते हैं कि इंटेलिजेंट में ऑल्सो हार्म द ह्यूमैनिटी। आपने देखा ओपेनहाइमर कैसे 2 एटॉमिक बम बनाते हैं और नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराते हैं और पूरी शहर की ह्यूमैनिटी को खत्म कर देते हैं। तो क्या ऐसी नॉलेज पे मैं फक्र करूं? इतनी सारी मौत की सामानें मॉडर्न टाइम पे बना दी गई है, न्यूक्लियर मिसाइल्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स। क्या ये नॉलेज का ही तो नतीजा है? क्या मैं इस पे फक्र करूं कि हम अपने मौत की सामान हम खुद ही बना रहे हैं, इंसान अपने कब्र खुद ही बना रहे? क्या ऐसी नॉलेज पे फक्र करूं? रसेल बोलते हैं कि इस पे भी डाउट है। पर हाँ, एक बात तो जरूर है कि वी आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एनिमल्स ड्यू टू दिस नॉलेज। और हाँ, इस नॉलेज की वजह से, इस मॉरलिटी की वजह से हम सब एनिमल से तो अलग है, क्योंकि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है, हमारे पास स्किल्स है, हमारे पास वो सारे चीजें हैं, मॉरलिटी है जो एनिमल के पास नहीं है। तो इस रिस्पेक्ट में बेटर है। अगली सवाल को डिस्कस करते हैं, व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर। रसेल इसको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं कि हम सब एक दूसरे से ज्यादा फ्रेंडली हैं। वी आर काइंड टूवर्ड्स वन अनदर, वी आर काइंड टूवर्ड्स अनदर ह्यूमन बीइंग। और ये क्वेश्चन को समझाने के लिए आर्थर बताते हैं कि एक रॉबिन बर्ड्स जो इंग्लैंड में होते हैं, वो अपने अब बूढ़े रॉबिन को मार देते हैं खुद ही। क्या वो फ्रेंडली है अपने कम्युनिटी के लिए? ऑब्वियसली नॉट।
व्हाट अबाउट द ह्यूमन बीइंग? कभी ह्यूमन बीइंग अपने ओल्ड पेरेंट्स को, ग्रैंडफादर को, ग्रैंड मदर को क्या मारते हैं? नहीं। तो इस रिस्पेक्ट में हम सब एनिमल से बेटर हैं। इसका इम्पैक्ट, आइडियाज़ का इम्पैक्ट काफ़ी बेटर पड़ा है। और ये सब चीज़ें पॉसिबल तब हुई जब हमें किसी टीचर ने समझाया हो, किसी धार्मिक गुरु ने, रिलीजियस टीचर्स ने मुझे बताया होगा मॉरलिटी के बारे में, नॉलेज के बारे में, टू लव वंस कम्युनिटी। और आगे बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है। ह्यूमन बीइंग सिर्फ फ्रेंडली अपने हर्ड में है, अपने कम्युनिटी में है। हर्ड मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स वैसे बोलते हैं हर्ड्स का मतलब। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के कम्युनिटी की बात किया है इन्होंने। तो वी आर फ्रेंडली इन आर ओन हर्ड, बट आउटसाइड द हर्ड हम सब एक सैवेज बीस्ट हैं। वी आर जस्ट लाइक एन एनिमल। अपने कम्युनिटी के लोगों में हमें ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, हम ज़्यादा काइंड होते हैं, पर बाहर वाले के लोगों के लिए हम नहीं होते। जैसे बिहारी को देख लो, अनदर स्टेट में डिसरिस्पेक्ट झेलना पड़ता है क्योंकि हम उनके कम्युनिटी का नहीं है। या फिर नेशनलिज्म देख लो, एक नेशनल के पीपल दूसरे नेशनल के पीपल को बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि आउटसाइड द हर्ड हम सब सैवेज बीस्ट हैं। आगे समझाते हुए बताते हैं, इस तरीके से सारे क्वेश्चन को इन्होंने फिनिश किया। और अगले सवाल, अगले बढ़ते हैं इसके इम्पैक्ट पे, इसका हेल्प पे कि क्या मिला है। ऑल दिस डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट हैव बोर्न इन माइंड कंसिडरिंग व्हाट द आइडियाज हैव डन मोस्ट टू हेल्प मैनकाइंड। ऐसे कौन सी आइडियाज है जो मैनकाइंड को हेल्प करते हैं? तो बोलते हैं दो आइडियाज के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली आइडियाज कंट्रीब्यूटेड टू गेट नॉलेज एंड टेक्निक्स। कुछ ऐसे आइडियाज था जिसने नॉलेज में मदद किया और टेक्निक में मदद किया, स्किल हमने सीखा। और सेकंड, मॉरलिटी एंड पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं आइडियाज का नॉलेज में और टेक्निक्स में। बताते हैं कि लैंग्वेज ग्रेजुअली स्टार्ट हुई थी। ऐसा नहीं है कि एकाएक लैंग्वेज का आविष्कार हो गई होगी। सबसे पहले थोड़े थोड़े बोलना सीखा होगा हमने, उसके बाद धीरे धीरे एक प्रॉपर लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, जैसे हम आज हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं और एक अनदर लैंग्वेज जो भी बोलते हैं। और ये लैंग्वेज enabled us to transfer knowledge from one generation to another generation। और ये लैंग्वेज ना होता तो शायद आप इतने बुद्धिमान ना होते, शायद हम इतने बुद्धिमान ना हो पाते, क्योंकि जो डिस्कवरीज हुआ वो सारे डिस्कवरीज, इन्वेंशन ट्रांसफर हुई है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। हमारे गुरु ने हमें सिखाया, मैं आपको सिखा रहा और आप किसी और को सिखाओगे, और ये नॉलेज ऐसे ही ट्रांसफर होता रहेगा और आप बुद्धिमान होते जाएंगे। अगली बात बताते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फायर के बारे में, डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में। ओबियसली फायर का डिस्कवरी एक्सीडेंटली ही हुई होगी, लेकिन शुरुआत में इसका इस्तेमाल शायद एनिमल्स को भगाने के लिए हुआ करता होगा, क्योंकि जब हम सब जंगलों में रहते थे, इन द फियर टू बी अटैक बाय द एनिमल, टू कीप द एनिमल अवे, हम सब फायर का इस्तेमाल करते हैं और आग से वाइल्ड एनिमल दूर रहते थे। या तो फिर इसका इस्तेमाल वार्मनेस के लिए भी करते होंगे, ठंडक से बचने के लिए भी करते होंगे, है ना। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करता गया और यहाँ से आग से शुरुआत होती है बिगिनिंग ऑफ कुकरीज, मतलब खाना बनाने का प्रोसेस में शायद यहाँ से शुरुआत हो गई होगी। शायद स्टार्टिंग में जब आग में कुछ बच्चे कुछ टुकड़ा फेंक दिया होगा एनिमल्स का, तो शायद उसे पीटा भी गया होगा पेरेंट्स के द्वारा, क्योंकि उस समय ये प्रचलन तो नहीं थी ना कि आग में पकाकर खानी है। लेकिन गलती से जब बच्चे फेंक देते होंगे शैतानी में,
और बाद में जब वो टुकड़े को निकाला गया होगा और फिर उसे खाया गया होगा तो शायद स्वादिष्ट लगी होगी और इस तरीके से पकने और पकाने की सिलसिला शुरू हुई होगी। आगे बताते हैं टेमिंग डोमेस्टिकेशन या डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। हम सब ने एनिमल्स को पालना शुरू किया, डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, स्पेशली काऊ और सीप को पालना हमने शुरू किया। और जनरली विलियम आर्थर रसेल बताते हैं कि ये मोस्टली रिलीजियस पर्पस से स्टार्ट हुई होगी। जैसे काऊ हिंदू रिलीजन में सैक्रेड एनिमल है और इस तरीके से ये सब पालने पोसने वाला डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुई होगी। लेकिन विलियम रसेल बताते हैं कि वी डोंट हैव इंटायर एविडेंस कि ये रिलीजियस इम्पैक्ट भी रही होगी। लेकिन बताते हैं कि मुझे इस बात में बहुत ज़्यादा लिबर्टी है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अगर एविडेंस नहीं है, प्रॉपर एविडेंस कि हम सब जानवर क्यों पालने लगे हैं, किसी का कहना है कि प्रॉपर न्यूरिशमेंट के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े, वो एनिमल को मार कर खा सके या फिर वो एनिमल की दूध को इस्तेमाल कर सके, एनिमल प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सके, इसके लिए शायद एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना इंसानों ने शुरू किया होगा। या फिर एग्रीकल्चर की शुरुआत भी शायद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से ही शुरू हुई थी। लेकिन कुछ का कहना है कि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन रिलीजियस पर्पस के लिए हुई है। जैसे गाय का डोमेस्टिकेशन हिंदू रिलीजन में रिलीजियस एस्पेक्ट को दर्शाते हैं। तो इस मामले में आर्थर के पास लिबर्टी है, जो बोलना है बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हो। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से ही जब हमने एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया तो वहाँ से एग्रीकल्चर की भी इन्वेंशन हो गई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर में एनिमल्स का बहुत बड़ा रोल होते थे। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है तो एनिमल्स की ज़रूरत उतना ज़्यादा नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट 5 or 6 years ago or 10 years ago in India या बिहार स्पेशली, तो बैल से खेती होती थी या फिर एनिमल्स का इस्तेमाल हम ज़्यादातर पे करते थे। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इनका रहा था। ये चैप्टर को फ़िलहाल इतना तक रहने देते हैं। 1-2 पॉइंट छूट गई है, वीडियोज़ लंबी हो रही है। अगर कुछ और समझना है चैप्टर में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें फिर कभी डिस्कस कर ली जाएगी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया जिसने लास्ट तक सुना हो।